बैक टू 2011। या बेसिकली 2000 में छोटा राजन ने अपने गैंग को ग्रो किया, एक्टिव हो गए, शायद पैसे बनाए। पर इस दौरान मेरे ख्याल से जेडे जैसे कुछ जर्नलिस्ट, आई डोंट नो अगर कुछ जर्नलिस्ट या सिर्फ जेडे, पर उन्होंने जब भी आर्टिकल्स लिखे छोटा राजन के बारे में, तब मेरे ख्याल से उनको चिंदी बुलाते थे, कुछ ऐसा था, कुछ ये एंगल है। हाँ, मतलब बेसिकली उनके बारे में बुरा लिखते थे। एंड मेरे ख्याल से ये छोटा राजन के ईगो को थोड़ा सा हर्ट कर गया, एंड ये किलिंग इसी ईगो हर्ट की वजह से हुई थी। यस, आप सही बोल रहे हो। जैसे मैंने पहले बोला कि फियर फैक्टर, अगर कोई आपको चिंदी बुलाएगा, चिंदी मतलब एकदम लो, जिसमें कुछ पावर नहीं है, जी अगर आप ऐसा लिखते हो तो सामने वाला का तो ईगो हर्ट होगा ही कि भाई एक टाइम था लोग मेरे से डरते थे, अभी सोचेंगे ये तो चिंदी हो गया है, क्या डरने का इससे। तो उसका ईगो हर्ट हुआ। ये पुलिस का भी केस था, चार्जशीट में भी लिखा गया है ऐसा ही। और ये एक कारण था कि जेडे की हत्या की जाती है। ओके, अब 2011 के आगे चले जाते हैं। जून 2011 में जेडे की हत्या होती है। मैं वो टाइम पे मेरे फैमिली के साथ सिक्किम घूम रही थी। जी पता चलता है दोपहर को 2:30-3 के बीच में मेरे एडिटर का मुझे फ़ोन आता है कि जेडे हैज़ बीन बम्प्ड ऑफ, जेडे को मारा गया है। जेवी, मुझे जेवी बोलते थे वो टाइम पे, जिग्ना ओरा का शॉर्ट फॉर्म। जेवी, फाइल द स्टोरी। तो मैंने बोला सर नेटवर्क का इशू है। नो नो, यू टॉक वे, मतलब तुम बात करो ऑफिसर से, मैं भी पहुंच रहा हूँ। मेरे एडिटर और जेडे वेर गुड फ्रेंड्स। मैं जेडी को हॉस्पिटल, पवई हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और मैं पहुंच रहा हूँ। बट फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो यही आ रही है कि ही इज नो मोर। मैंने बोला ठीक है सर, मैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। मैंने तुरंत जॉइंट कमिश्नर क्राइम को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हाँ जिग्ना, ही हैज़ बिन बम्प्ड ऑफ, शॉट डेड, एंड मैं भी पवई हॉस्पिटल ही पहुंच रहा हूँ। मैंने बोला सर इज ही अलाइव बाय, मतलब क्या लग रहा है? बोलते नहीं नहीं, ही इज शॉट डेड। तो मैं सिक्किम के एक छोटे से गांव में थी, मुझे याद है बारिश हो रही थी, और तभी तो इतना ईमेल और कनेक्टिविटी नहीं होती थी जैसे आज। तो हम लोग 5G में आ गए, तभी तो 2G था। पूरा दिन मैंने गैदर करती रही इंफॉर्मेशन, और रात को मैंने स्टोरी फाइल कर दी, ईमेल कर दिया। मेरा शेड्यूल 18 जून को वापस बॉम्बे में आना था, तो वो हिसाब से मैं आ गई। इन बिटवीन सब स्टोरीज नेक्स्ट डे ही फिर लग गए, क्राइम ब्रांच जाना, स्टोरीज डिग करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना। और बहुत बड़ा इंसिडेंट था वो टाइम पे। सब परेशान थे, क्यों हुआ, किसने किया, बहुत सारी थियरीज चल रही थी। फिर 10 दिन के बाद क्राइम ब्रांच ने केस डिटेक्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, लोगों को पकड़ा, 7-8 लोगों को शायद पकड़ा, और रीज़न बताया गया। इन बिटवीन छोटा राजन ने भी न्यूज़ चैनल में फ़ोन करके बोला कि हाँ मैंने ही मारा है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ लिखता था। धीरे 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 स्टोरी आज कम होती गई, टाइम निकलता गया। अगस्त के महीने में मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेज पे एक छोटी सी ब्रीफ आती है, विमेन जर्नलिस्ट इन्वॉल्व इन जेडे मर्डर केस, इज वुमन जर्नलिस्ट, ऐसा कुछ तो भी हेडलाइन थी और क्वेश्चन मार्क थी। ब्रीफ किसको बोलते हैं? छोटी स्टोरी जो एक पैराग्राफ की होती है,
सब लोग हैरान। मैंने मेरे एडिटर को पूछा, सर कौन हो सकता है ये? तो सर ने भी बोला, क्या पता कौन हो सकता है। क्राइम ब्रांच में जाना, प्रेस रूम होता है, वहाँ पे गॉसिप्स चालू हो गई। सितंबर तक आया कि जिग्ना वोरा का नाम आने लगा। मैं खुद हैरान, क्या मतलब अक्टूबर, ये कौन से पेपर में आया था? ब्रॉडशीट, बड़ी मेन ब्रॉडशीट में आया था। और उन्हीं का पब्लिकेशन टेब्लॉइड भी था। 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को फ्रंट पेज स्टोरी आती है, जिसको हम बोलते हैं कवर स्टोरी। अगेन नॉट नेमिंग एनी फीमेल जर्नलिस्ट, सिर्फ ऐसा ही आया कि क्राइम ब्रांच को काफ़ी एविडेंस मिले हैं ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट। और क्या क्या एविडेंस, 3-4 चीज़ें थी कि क्राइम ब्रांच ने एक दूसरे रिपोर्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जो ऐसा बोल रहा है कि जिग्ना ने जेडे को थ्रेटनिंग एसएमएस भेजा था। सॉरी, लेडी रिपोर्टर ने, नाम नहीं था। लेडी रिपोर्टर ने जेडे को एक थ्रेटनिंग मैसेज भेजा था, एसएमएस। वो टाइम तो व्हाट्सअप नहीं था, तो एसएमएस ही चलते थे। एक वो रीज़न क्राइम ब्रांच ने के सामने आया है एविडेंस। फिर एक कन्वर्सेशन में छोटा राजन ने किसी को बोला कि वो जिग्ना वोरा बार बार फ़ोन करती थी, वो एक एविडेंस मिला है। ऐसे 2-3 एविडेंस के बेस पे टेब्लॉइड फ्रंट पेज स्टोरी करता है। और मेरा लड़का तभी दिवाली वैकेशन था, छुट्टियां मनाने आया था हॉस्टल से। 7 साल का था, 7-8 साल का। और बाय दैट टाइम तो मरमर आपस में फेटर्निटी में मीडिया में चल रहा था कि जिग्ना वोरा ही वो फीमेल जर्नलिस्ट है। आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? मुझे तो मतलब पता ही नहीं था क्या चल रहा है, ये कहाँ से मेरा नाम आ गया। मैंने एडिटर को बोला, तो एडिटर बोलते अरे जिग्ना जब कुछ किया नहीं तो डरना क्यों, छोड़ना, ये सब तो र्यूमर्स है। उतने में टेब्लॉइड में फ्रंट पेज स्टोरी आती है। 3 दिन के बाद लड़के को जॉन्डिस डिटेक्ट होता है। मैंने 2-3 दिन छुट्टी ले ली ऑफिस से। 11 तारीख, आई रिमेम्बर, 11 तारीख को लड़का हॉस्टल गया वापस। फिर 14-15 को मुझे क्राइम ब्रांच ने बुलाया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया। 2 दिन बुलाया था मुझे। आपसे ये पूछा गया कि जेडे से आप हाँ मिले थे ये? हाँ क्योंकि जब हम इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहे थे, तब रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस थे कि आप दोनों के बीच कुछ राइवलरी थी, या ये सच है कि राइवलरी थी? कुछ नहीं था। वो तो मेरे से बहुत बड़े सीनियर थे, कहाँ से राइवलरी आ जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस 6 साल का था, उनका एक्सपीरियंस 20 साल का था। ना ही मैंने कभी उनके अंडर काम किया है, उनके साथ काम किया है, ना ही मेरा हाय हेलो का कन्वर्सेशन था। ही वॉज टू एल्डर, टू बिग। और जेडे, सबको पता है जेडे की पर्सनालिटी, वो इंट्रोवर्ट थे, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, तो मेरे से तो बात करने का कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब आप क्राइम रिपोर्टर का काम करते थे, तब आपकी राइटिंग स्टाइल अग्रेसिव थी? हाँ, बहुत एग्रेसिव थी। क्या आपको ये लगता है कि उस अग्रेशन की वजह से मे बी यू हैड हर्ट सम पावरफुल पीपल्स ईगोस, हो सकता है। और कोई पावरफुल इंसान आप पर रिवेंज ले रहा था? आज 12 साल हो गया है वो इंसिडेंट को, आज तक मुझे नहीं पता चला रणवीर। एंड आई मीन इट। लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे इसको नहीं पता है, कुछ तो किया ही होगा, पुलिस के दोस्ती तो थी, अगर दोस्ती थी तो पुलिस क्यों अरेस्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस मेरे भी है। आप पॉलिटिक्स पे राइट करते थे? नहीं, सिर्फ क्राइम? सिर्फ क्राइम। ओके, मतलब शायद सिर्फ जितने भी बड़े डॉन्स हैं
मे बी योर राइटिंग वुड हैव रब्ड समवन द रॉन्ग वे. हो सकता है, आई डोंट नो. ओके. और मैं ये जानना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं जानना है ये सब. बट हाँ, ये क्वेश्चंस मेरे भी है एंड जेन्यूनली है. फिर 25 नवंबर को मेरे को अरेस्ट करते हैं. मेरे घर पे पुलिस आती है, क्राइम ब्रांच की टीम अरेस्ट करते हैं मुझे. एंड आई एम बीइंग टेकन टू क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की ऑफिस में, जहाँ पे मेरा आना जाना होता था स्टोरीज निकालने के लिए. और वहीं पे मेरी स्टोरीज बन जाती है. मेरी खुद की स्टोरी, खुद पे स्टोरी बनती है. बहुत रोई. सीनियर पहचानते थे वो टाइम के, मुझे सब पहचानते थे ऑब्वियसली, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर हूँ. बहुत बोला सबको कि सर मैंने नहीं किया. फिर कुछ नहीं, फिर कोर्ट में पेश किया जाता है एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट. सब बोलते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो. कैसे कोई भूल सकता है? वही मीडिया जो मेरी खुद की फैटर्निटी है, मैं तो उन्हीं में से हूं ना. आपने रिसर्च में शायद वो क्लिप्स भी देखे होंगे कि दे जस्ट पाउंस्ड ऑन मी. एंड तब लगा कि कोई अपना नहीं है. इट वॉज आई ओपनर फॉर मी. और फिर मुझे कोर्ट में पेश किया जाता है. फिर तो वही लीगल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं. एंड 15-16 दिन के बाद मुझे जेल भेजा जाता है. पुलिस कस्टडी होती है पहले, ये लॉ है. फिर जुडिशियल कस्टडी होती है. मेरे पे महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज सिंडिकेट की एक्ट लगाई जाती है, जो MCOCA बोलते हैं, मको का स्ट्रिंजेंट एक्ट है, वो लगाई जाती है. मर्डर, वो तो सब बाई प्रोडक्ट है. मतलब बिना सिचुएशन को जांचे, बिना सिचुएशन को समझे मीडिया आप पर टूट पड़ी, आपकी फ्रेटर्निटी आप पर टूट पड़ी. हाँ, पुलिस से क्या मुझे कुछ ग्रज नहीं है, उन्होंने अपना काम किया, ठीक है. मीडिया की तो मैं खुद की अपनी थी. उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, कोई नहीं, उसमें से कोई ने नहीं सोचा कि नहीं जिग्ना ये नहीं कर सकती है. क्या मीडिया ट्रायल्स की वजह से जुडिशरी की डिसीजन बदल सकती है? नहीं, नहीं, जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है. जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट. एंड आज मैं अगर आपके सामने बैठी हूं, ऑल थैंक्स टू जुडिशरी. अगर जुडिशरी मीडिया को ध्यान में रख के ऑर्डर्स देने लगे, तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठती. चाहे कुछ भी बोल लो, जस्टिस प्रिवेल करता है. जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही, ऑब्वियसली दे हैव टू बी. जो एविडेंस के हिसाब से ही उनको तो देखना है. मीडिया ने तो बहुत कुछ बोला, 3 महीना चला, फ्रंट पेज पे आती थी. धीरे धीरे जब आप 4th-5th पेज पे चले जाते हो, तब समझ जाना चाहिए कि अभी आप आउट ऑफ साइट हो जाओगे. 1st पेज, 2nd पेज, 3rd पेज, 4th पेज, 5th पेज. 6 महीने तक चला. जब जेल में थी तब भी न्यूज़पेपर आता था, तो न्यूज़पेपर देख के मेरे को डर लगता था, आज क्या वापस नया आया होगा. एक एथिकल रूल है, माइनर का नाम नहीं लिखा जा सकता, माइनर का फोटो नहीं छापा जा सकता. बट मेरे लड़के का नाम भी छपा और फैमिली के बारे में छपा. मुझे क्या पसंद है वो छपा. मतलब बहुत सिंपल चीज है. वो टाइम पे मेरी सैलरी होती आई थिंक 80,000 थी. मैं 2-3 क्राइम शो के लिए कंसल्टेंट थी.
तो वहाँ से मुझे चेक आता था, ऐसा भी नहीं है कि अंडर द टेबल या वॉट। एक रेस्टोरेंट में मैं कंसल्टेंट थी। सो यस, वो टाइम पे मैं 1.5 लाख कमाती थी, अराउंड 1.5 से 2 लाख। सिंगल मदर हूँ, तो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ और एक बहुत रेप्यूटेड वो टाइम का स्पा था, वहाँ पे मैं मेंबर थी। यस, आई लाइक टू पैम्पर माई सेल्फ। मुझे नहीं पता था कि वहाँ का मेंबर होना बहुत बड़ा गुनाह है। वही स्पा में एक ट्रेनी रिपोर्टर भी मेंबर थी। एक दिन था, मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मैनिक्योर पेडिक्योर करा रही थी वो स्पा में। दोपहर का टाइम था, 1 बजे का, और वो रिपोर्टर वहाँ पे स्लिमिंग सेशन कराने आई थी। एंड अरे जिग्ना वोरा, एंड पहचानती है वो रिपोर्टर क्योंकि वो भी ट्रेनी क्राइम रिपोर्टर थी दूसरे न्यूज़पेपर की। और उस दिन हमें क्राइम ब्रांच जाना था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने। आई यूज्ड टू ड्राइव कार दैट टाइम, जो मैंने ईएमआई पे ली थी, जिसका ईएमआई मेरे सैलरी अकाउंट से जाता था। वाई मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। आप सोचोगे ये इतना क्यों डिटेल में बता रहे हो मुझे। तो मैंने बोला वो लड़की को, चल साथ में जाते हैं, कार लाई हूँ, दोनों को वहीं जाना है, तो क्यों ट्रेन में जाएगी। तो उसने बोला हाँ ठीक है, साथ में जाते हैं। आज मुझे ना रणवीर वो कन्वर्सेशन इतना याद है। कार वडाला से ही जा रही थी, एंटॉप हिल, वहाँ पे एक नागौरी चाय वाला है, वहाँ पे ट्रैफिक में खड़े थे हम लोग। एंड 2 लड़कियाँ कुछ भी बात कर सकती है ना। तो उससे पूछा अरे जिग्ना क्या पसंद है, मतलब मोमोज बहुत पसंद है। तो जनरल कन्वर्सेशन थी। मुझे अभी भी वो याद है क्योंकि वो ट्रैफिक में नागौरी चाय वाले के पास गाड़ी मेरी रुकी थी। अच्छा आपका लड़के के बारे में, अच्छा हॉस्टल में है, अरे मेरी बहन का भी बच्चा है, उसको भी हम लोग हॉस्टल में डालने को सोच रहे, क्या फीस है। मैंने बोला 80,000 पर ईयर की है। ये सब नॉर्मल कन्वर्सेशन है। क्राइम ब्रांच पहुंच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो चीज़ सब कुछ हो गया। जब मैं अरेस्ट हुई तब ये स्टोरी उसने न्यूज़पेपर में डाली कि जिग्ना वोरा का लड़का हॉस्टल में पढ़ता है, उसकी फीस इतनी ज़्यादा 80,000 है, जिग्ना वोरा स्पा में मेंबर है, जिसकी लाइफ मेंबरशिप 40,000 फॉर ईयर है। शी लाइक्स टू गो देयर एंड पैम्पर हर सेल्फ, मैनिक्योर पेडिक्योर, जिसका रेट 750 रुपया है। तो शी लाइक्स मोमो, उसकी कार है वाइट कलर की। तो ये सब कहाँ से आया पैसा। उसका कहने का मतलब ये था कि जिग्ना वोरा की लाइफस्टाइल बहुत लेविश थी। वो अब तक रिपोर्टर है? मुझे नहीं पता अभी किधर है वो, क्या है, बट इस चीज़ से मैं सीखी कुछ अपना किसी से पर्सनल चीज़ शेयर मत करो। रणवीर मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, तो ये एडवाइस मैं आपको भी दूंगी। कब कोई क्या यूज़ करेगा अपने खिलाफ नहीं पता। शायद मैं रिपोर्टर वो टाइम मैंने भी बहुत कवर किए हैं इंसिडेंट, मर्डर, बट मैं अपने आप पे प्राउड हूँ कि मैंने ये सब नहीं लिखा कभी। ठीक है, शायद ये स्टोरी बहुत मसाला था इसमें, लेकिन ये स्टोरी आई तो लोगों का मेरे तरफ देखने का नज़रिया, एक जजमेंटल लोग जज करने लगते हैं। अगर आप लोगों का मानना है कि जो पेपर में आता है वो सच है, तो अगर ये बताया जाता है कि जिग्ना ये सब चीज़ उसकी लाइफस्टाइल थी, तो लोग सोचते हैं अरे ये तो लाइफस्टाइल, इतना पैसा कहाँ से आया एक रिपोर्टर। कि हमारे पूरे देश को गॉसिप बहुत अच्छी ही लगती है। तो लोग बोलते हैं अच्छा अंडरवर्ल्ड से पैसा मिलता होगा। मतलब
चाय पकौड़े लेने के वक्त कुछ बात हो जाती है कि अच्छा वो केस के बारे में पता है, वहाँ जो हाँ रिपोर्टर इन्वॉल्व है पता है, स्पा में जाती है। हाँ। उसे फॉर्डर देने के लिए ये पूरी सिचुएशन हुई थी आपके साथ। और आज भी मेरे पास सब बैंक स्टेटमेंट है मेरे सैलरी अकाउंट से जी। कि कि ये सब चीज़ जो मेरी थी वो सैलरी अकाउंट से गई है, और एक ही अकाउंट था मेरे पास। बट मैं आपसे जेल के बारे में पूछना चाहूँगा, पर पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपको इनोसेंट घोषित किया गया वो कब हुआ था? 2018 2 मई 18। और ये सारी बात है 2011 की 11 बात। की है, 11-12 की। ओके। और 2011 और 18 के बीच क्या क्या हुआ लाइफ में? बहुत कुछ हुआ। मुझे जेल भेजा जाता है, भाई खला वुमेन जेल। भाई खला एक बॉम्बे का एक सबब है, एंट्री होती है वहाँ पे, रॉयल एंट्री। इनमेंट्स कैदी, वो वीमेन मतलब औरतें थी, वो इंतज़ार कर रही थी मेरा, क्योंकि मीडिया में इतना आ चुका था। जिग्ना वोरा से द जिग्ना वोरा बन गई थी। पहुंचती हूँ जेल, दोपहर का टाइम था, 3:30 बजे। बाकी औरतें चाय का टाइम था उनका, तो वरंडा में बैठी थी। कहीं कोने में से एक औरत ने बोला, अभी भी मेरे गूंज रहे वो वर्ड्स, देखो नई चिनाल आई। आई नो, मैं जब बोलूँगी कि मुझे चिनाल का मतलब नहीं पता था, आप ये बिलीव नहीं करोगे। मैं बहुत कंजर्वेटिव मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से हूँ। मेरे घर में साला साली भी बोलना अलाउड नहीं था। क्राइम रिपोर्टिंग करती थी, यस, बट कभी गाली देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बैरक नंबर 2 में जाती हूँ, वहाँ पे मुझे डाला गया। सिचुएशन एक्सप्रेस कैसे करूँ? वो जेल वही था जिसके बारे में मैं स्टोरीज लिखती थी। आज मैं वहाँ पे हूँ। जब आप जेल अप्रोच कर रही थी आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जैसे ही कोर्ट कस्टडी ख़त्म हुई, पुलिस कस्टडी जेल में लेके जा रहे थे, ऑफिसर्स साथ में थे, लेडीज ऑफिसर्स। सेशंस कोर्ट बॉम्बे के साउथ मुंबई में काला घोड़ा में, वहाँ से भाईखला जेल जा रहे थे। जेजे ब्रिज आए, जेजे ब्रिज पे से एक वहाँ पे टच एक बिल्डिंग है, एक बहुत अच्छा दोस्त वो बिल्डिंग में रहता है। खिड़कियाँ बंद थी उसके घर की। तो जेजे ब्रिज से जाते जाते सोच रही थी कब मिलूंगी इससे, क्या होगा अभी। जेल जाना है, वही जेल जिसके बारे में मैंने लिखा है सबका, ऐसे स्टोरीज बनाई है। एज ए रिपोर्टर जेल के बाहर खड़ी रहती थी स्टोरीज के लिए। आज खुद अंदर जाने का मौका मिल रहा है, यू नो। मौका क्यों? क्योंकि जब बाहर थी ना रिपोर्टर, तब हम लोग जेलर को बोलते थे, सर अंदर जाने दो ना, एक बार जाने दो ना, स्टोरीज करनी है। तो आज तो ये मौका मिल गया। रोते 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 पहुंच गई जेल में। अंदर घुसती हूँ, दे टेक सब डिटेल्स लेते हैं मेरी, फिर चेकिंग होती है। चेकिंग हुई, स्ट्रिप चेक बोलते हैं, सब कपड़े निकालते हैं, वो रूल है, मैन्युअल है, दैट्स ओके। बट वो ह्यूमिलिएशन था मेरे लिए। वहाँ से फिर बैरक में लेके जाते हैं। कोई दीदी बोल रहा है, कोई बहन बोल रहा है, अरे दीदी टेंशन मत करो, हो जाएगा। अनसर्टनिटी तो थी, पता नहीं था क्या होगा। बैक ऑफ माइंड वो बच्चे लोग को देख के मुझे मेरा बच्चा याद आ रहा था कि क्या कर रहा होगा लड़का, उसको पता चल गया होगा, घर वाले के क्या हाल होंगे। बहुत रोई, बहुत रोई। दूसरी औरतों ने पानी दिया, समझाया, ठीक है। 2 दिन के बाद रणवीर, मेरी बाजू में एक औरत थी, उसको पूछा ये चिनाल का मतलब क्या है।
तो वो हंसने लगी, क्या दीदी आपको नहीं पता, आप तो क्राइम रिपोर्टर। तो भी उसने बोला कि चिनाल मतलब प्रोस्टिट्यूट। एंड आई वॉज शॉक्ड कि एक तो डू आई डिजर्व टू बी, मैं यहाँ पे ऐसा मैंने क्या किया कि मैं ऐसी जगह पे हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, बहुत सारे लोग मतलब औरतों ने वहां पे मुझे चीयर अप करने की कोशिश की। आप उसी बैरक में थे? हाँ, मैं 9 महीना रही जेल में। पर उसी बैरक में हाँ रखा गया? हाँ, क्योंकि अस्थमा था ना, तो मेडिसिन वो कुछ उनका है वो मैन्युअल के हिसाब से। पर रहने की जगह कैसे होती है? जितना मैं यहाँ पे बैठी हूँ इतनी, इस मच, एक फुट इतनी। एक बैरक में नहीं करते तो 40 औरतें थी, मस्ट बी अराउंड 300 स्क्वायर फीट का रहेगा, 350 400 स्क्वायर फीट का बैरक। बैरक मतलब क्या? वो रूम जो रूम होता है उसको जी। बैरक बोलते हैं। और उसके अंदर बेड होते हैं? ना, बेड नहीं होता है, जमीन पे सोना पड़ता है। एक इतनी जगह दी जाती है आपको, बस और उधर सारे बच्चे औरतें वहीं सोती हैं? वहीं सोते हैं। एक बैरक में कभी 30 40 50 औरतें होते हैं। उनकी कहानियां क्या थी? हर एक की अपनी अपनी बैक स्टोरीज थी। कोई मर्डरर था, कोई पिक पॉकेटर था, किसी ने कुछ किडनैप किया था बच्चे को, कोई रैक पिकर था, कोई ड्रग के पेडलर थे। हर एक अपने बैक स्टोरीज को लेके आया था। अपने सारों से बात करी? हाँ, सबके लिए मैं दीदी बन गई थी। सारे एक्चुअली गिल्टी थे? पता नहीं रणवीर, एक पॉइंट ऐसा आया ना कि क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था तो मुझे सब लोग बेगुनाह ही लगने लगे। वो लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते थे मेरे से, लेटर्स लिखवाते थे मेरे से, और धीरे 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 जैसे वक्त गुजरता गया मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी यही मेरी मतलब सो कॉल्ड होम है।